हे माय लवली लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी हूँ मैं लेकर आपके लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सेंचुरी मार ली है कॉलेज लव स्टोरी के एपिसोड में। 100 ऑफ एपिसोड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस 101st एपिसोड को बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि सानवी जो लगातार ध्रुव की सच्चाई इशिका को एक एक करके बताई जा रही थी, वहीं इशिका की हालत अब उसके काबू से बाहर जा रही थी। इशिका को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। और जैसे ही ध्रुव के डैड ने ये बताया कि ध्रुव खुद उनकी यह हालत किया है जिसकी वजह से आज वो पैरालाइज्ड हैं, तो इशिका के होश उड़ जाते हैं। जिस तरह से सानवी और ध्रुव के डैड लगातार इशिका के ब्रेन को वॉश करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो लगभग पूरी तरह से कामयाब भी हो ही चुके थे। वहीं सानवी जो इशिका से आगे कुछ कहते ही कि तभी उस दरवाजे का लॉक जिस पे गोलियों की धड़ाधड़ आवाज़ आती है और वह तुरंत ही अनलॉक हो जाता है। सानवी जो इशिका के हाथ में बंदूक थमाते हुए कहती है, इशिका, अब तुम्हारे ऊपर है सारा डिसीजन। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाली हो, पर प्लीज़ मुझे बचा लेना उस शख्स से, मुझे बहुत डर लगता है। और ये बोलकर वो तुरंत ही इशिका के पीछे आ जाती है। इशिका जो अपनी नम भरी आंखों से उस तरफ देखती है जहां से शूज़ के टक टक की आवाज़ आ रही थी। वहीं ध्रुव के बॉडीगार्ड ने पूरी तरह से उस जगह को घेर लिया था। जैसे ही ध्रुव अंदर आते हैं, इशिका की हिम्मत नहीं होती कि वो ध्रुव को देख सके। इशिका का दिल चाह रहा था कि वो जोर से एक बार ध्रुव से ये सारी सच्चाई खुद ही पूछे और चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पकड़ के रो ले। इशिका के लिए ध्रुव के बारे में ये सब कुछ सुनना कोई आसान बात नहीं थी। आज ध्रुव नहीं लग रहे थे। आज उनका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। वही ध्रुव ने इस वक्त पूरी तरह से अपनी ड्रेसिंग कोड को भी चेंज कर लिया था, जैसे वो खुद ही आज राजवीर बन करके इशिका के सामने आना चाहते हों। सूट वूट के साथ ऊपर से ध्रुव ने एक लॉन्ग कोट पहन रखा था और साथ ही उन्होंने फेस पर मास्क लगाया था, मगर उनकी नीली आंखें जैसे ही इशिका की नज़र से मिलती हैं, इशिका तुरंत ही समझ जाती है कि वो उसके ध्रुव ही है। मगर जिस तरह से वो अंदर आए थे, साथ ही उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी जो कि शाइन कर रही थी। इशिका की नज़र जैसे ही पूरी तरह से ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखती है, वो एकदम से दंग रह जाती है। इस वक्त इशिका जो फ्लोर पर ही बैठी हुई थी, वो धीरे धीरे करके पीछे खिसकने लगती है, जैसे उसे ध्रुव से कितना डर लग रहा हो और जैसे उसने अपने दिमाग में पूरी तरह से इस बात को बैठा लिया हो कि सच में ध्रुव एक साइको ही है। ध्रुव जैसे ही अपनी इशिका को देखते हैं, वो लगभग दौड़ते हुए इशिका की तरफ झुकते हैं और तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठकर इशिका को गले से लगा लेते हैं। और अब जाकर के ध्रुव के दिल को सुकून मिला था। ध्रुव जो इशिका के गले पर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। और ये बोलकर वो इशिका से थोड़ा अलग होकर के उसके फोरहेड पर अपने फोरहेड को रखते हुए अपनी जोर जोर की सांसें भरते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम एक पल के लिए भी मुझसे दूर जाती हो तो मेरी क्या हालत हो जाती है। और तुम यहाँ आ गई, वो भी मुझे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। इशिका जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ध्रुव ने जब इशिका को गले लगाया, इशिका ने पलटकर उन्हें अपने हाथ से छुआ तक नहीं। इशिका के हाथ जो अभी पीछे थे और जिसमें सानवी ने बंदूक रख दी थी। ध्रुव जैसे ही अलग होकर उस माहौल के नज़ारे को देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके डैड इस वक्त व्हील चेयर पर बैठे हुए उन्हें डर भरी निगाहों से देख रहे हैं। ध्रुव का गुस्सा तो जैसे अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, क्योंकि इशिका के आगे उन्होंने इस वक्त और किसी को देखा ही नहीं था। मगर जैसे उनकी नज़र जाती है अपने सो कॉल्ड डैड पर, वो खुद को और ज़्यादा ध्रुव बनाकर नहीं रख सकते थे और वो पूरी तरह से अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं और अपने गन को उनके माथे के बीच में लगाते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था आपको कि मुझे आइंदा से कभी दिखाई मत दीजिएगा, लेकिन आप माने नहीं मेरी बात।
मेरी पहली मोहब्बत मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया, और अब मेरी इशिका पर नजर थी आपकी। क्या करना चाहते थे इसके साथ? मारना चाहते थे इसे? हाँ, अपने बेटे की खुशी नहीं देखी जाती ना आपको? मैंने कहा था कि अगर आइंदा से आप मुझे नजर आए तो मैं आपको बिना कुछ सोचे समझे ये 6 की 6 गोलियां अपनी बंदूक से आपके माथे में घुसा दूंगा। ध्रुव के डैड, जो अपने हाथ को लगभग जोड़ते हुए बड़ी मुश्किल से कहते हैं, बेटा वो, हाँ छोड़ दो हमें। ध्रुव, जो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए माहौल को और ज्यादा ठंडा बना रहे थे। उनकी हंसी जो काफी तेज तो नहीं थी, मगर उसमें खतरनाक वार्निंग जरूर थी। ध्रुव, जो हंसते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने? आपको छोड़ दूं मैं? आपको छोड़ दूं मैं? अच्छा, याद है वो वक्त जब मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर आपके पैर पकड़कर कहता था कि प्लीज डैड, मेरी मॉम को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे उनकी चीखें सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। उस वक्त तो आपने इस बच्चे की एक बार नहीं सुनी। आपने अपने ही बच्चे के सामने उसकी माँ को इतना टॉर्चर किया कि वो बच्चा आज आपके सामने इस हालत में खड़ा है कि वो अपने ही बाप को मारने की धमकी दे रहा है। और ये धमकी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। मैं इसे आज हकीकत में बदल दूंगा। उस दिन मैंने ईशान की वजह से आपको छोड़ दिया था, वरना सिर्फ पैरालाइज करने का इरादा था नहीं मेरा। मिस्टर कश्यप, जो फिर से अपने हाथ को जोड़ते हुए ध्रुव को नम आंखों से देखते हुए कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। ध्रुव, जो कहते हैं, उस गलती ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी आपको कुछ पता भी है? वो मेरी माँ थी, एक बच्चे की माँ थी वो, मेरी सब कुछ, मेरी दुनिया थी वो। आप उन्हें रूम में बंद करके उन्हें मारते थे, उन्हें पीटते थे, उनसे अगर खाने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती थी तो उनका हाथ जला देते थे। आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, आपको मेरी माँ की चीखें नहीं सुनाई देती थी? आपने कितने बार उनका हाथ तोड़ दिया, वो भी सिर्फ आपको प्लेजर मिलता था ये सब करके। तो डैड, माय डियर डैड, मुझे आज आपको मार के बहुत प्लेजर मिलेगा, सो प्लीज आज मुझे मत रोकिएगा। ध्रुव, जो अपना ट्रिगर दबाने वाले होते हैं कि तभी इशिका, जो एकदम से हिम्मत करके खड़े होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है कि आपके डैड है। ध्रुव, जो इशिका की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, तुम कुछ नहीं जानती इसलिए चुप रहो। इशिका जैसे ही ध्रुव की आंखों में देखती है, उनकी आंखें जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, जैसे उनके अंदर की ज्वालामुखी उनकी आंखों में उतर आया हो। ध्रुव की आवाज़ इस वक्त बहुत ही धीरे थी, मगर वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि इशिका 2 कदम पीछे हो जाती है। ध्रुव, जो दोबारा से अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, उस रात मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। और अब उनकी आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लगी थी। ध्रुव, जो उस रात को याद करते हुए कहते हैं, ईशान का कान पकड़ के जोर से दबा करके उसे अपने सीने से लगभग 5 से 6 घंटे रखा था मैंने, ताकि उसे उसके माँ की एक चीख ना सुनाई दे। क्यों किया था आपने मेरी माँ के साथ ऐसा? सानवी को भी अब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी कि आखिर ध्रुव के इस पागलपन का रीज़न क्या था, मगर अभी तक उसे इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिली थी कि ये सब कुछ से उसके मॉम डैड का क्या कनेक्शन है। आखिर ध्रुव ने उसके मॉम डैड को क्यों मारा? ध्रुव, जो आगे अपने डैड से कहते हैं, आपके साथ साथ उन 6 दोस्तों ने भी मेरी माँ को नहीं छोड़ा, दरिंदों की तरह मेरी माँ को नोच डाला, और आप कह रहे कि मैं छोड़ दूं? 15 साल की उम्र में आपकी वजह से खूनी बन गया मैं। जिस वक्त मेरे हाथ में किताब और पेन होना चाहिए था, उस वक्त रिवॉल्वर लेकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने निकल गया मैं। ये बना दिया आपने मुझे। मेरी माँ मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी,
वो चाहती थी कि मैं एक ऐसा मर्द बनूं जो औरत का मसीहा बनूं, उनके लिए टॉर्चर नहीं। लेकिन आपकी मेहरबानी से डैड, आज मैं ये बन गया राजवीर कश्यप, जिसके रूप से कभी कभी मुझे खुद भी डर लगता है। मेरे दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ता था, आपको एक बार भी उसके बारे में सोचने का मन नहीं किया ना। अपनी शराब की लत में इतना धुत हो गए कि एक बार भी अपने बच्चे की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी कि आपके दोनों बच्चे किस हालत में जी रहे हैं। आपने मुझे एक नॉर्मल बच्चे को साइको बना दिया। इशिका, जो इन सारी चीज़ों को सुन सुनकर अपने कान को बंद करने की कोशिश कर रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे कुछ सुन पाए। आखिर उसके सामने सब क्या चल रहा था, ये क्या ज़िंदगी थी ध्रुव की, जिसके बारे में उसे ज़रा भी खबर नहीं थी। इतने साल बीत गए थे इशिका को ध्रुव के साथ रहते रहते, मगर ये कौन सा रूप था जिसे आज तक इशिका कभी वाकिफ नहीं हो पाई। वही ध्रुव जो अपने डैड के माथे पर बिना किसी वार्निंग के अपने बंदूक से 4 गोलियां उनके सर में उतार देते हैं, और वो भी लगातार। इशिका के तो एकदम होश ही उड़ चुके थे और अब उसके कदम भी उसका साथ छोड़ चुके थे और वो एकदम से नीचे गिर जाती है। अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने को आई थी, जैसे अब उसके आंखों में भी जान न बचा हो कि वो अपनी आंखें खोलकर बाकी का नज़ारा देख पाए। उसकी धुंधली धुंधली हल्की हल्की फिगर जो उसकी आंखों में पड़ रही थी, वो थी ध्रुव की, जिसने अभी इस वक्त सामने पर अपने गन को पॉइंट किया हुआ था। इशिका जो हल्की हल्की आवाज में धीरे धीरे कह रही थी, मुझसे कुछ मत करिएगा, वो मेरी बचपन की दोस्त है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। इशिका की आंखें और साथ ही उसकी सांसें पूरी तरह से धीरे हो चुकी थी। उसकी आंखें भी अब ऑलमोस्ट बंद होने को आई थी। जो थोड़ा बहुत होश उसका बचा भी था, वो होश भी उसका तब उड़ जाता है जब फिर से एक गोली की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वो अब इस सदमे को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और इशिका उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। उसकी नींद अगली सुबह खुलती है। उसकी आंखें जैसे ही खुलती हैं, वो झटके से अपने आसपास देखती है, जैसे उसे किसी चीज़ का डर सता रहा हो। इशिका जो तुरंत ही खुद को उठाती है और बड़ी मुश्किल से अपने कदम को नीचे रखती है। उसके सर में काफ़ी ज़ोर से दर्द था, जैसे कल के सारे नज़ारे को देखने के बाद इशिका के दिमाग पर इन सब से कितना ज़ोर पड़ा हो। इशिका जो बहुत ही भारी कदम से उस रूम से बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है। इशिका जो सीढ़ियों से बड़ी मुश्किल से नीचे उतर कर आती है और वो इधर उधर देखने लगती है कि तभी एक स्टाफ जो उसके सामने आकर सिर झुकाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम, आपको कुछ चाहिए? इशिका जो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सब लोग कहाँ हैं? ईशान कहाँ है? उसके मुंह से सबसे पहले ईशान ही निकला था। वो बोलना तो ध्रुव चाह रही थी, मगर उसकी जुबान तुरंत ही रुक जाती है क्योंकि वो ध्रुव का नाम अपने मुंह से तक नहीं लेना चाहती थी। वो स्टाफ जो अपना सिर झुकाकर दोबारा कहती है, मैम वो अपने रूम में है, मैं बुलाती हूँ सर को। थोड़ी ही देर में ईशान आता है और कहता है, इशिका तुम ठीक हो? कैसा है अभी सर दर्द तुम्हारा? इशिका जो कहती है, मेरे सर दर्द के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरे डैड के पास चलना है, प्लीज़ मुझे मेरे डैड के पास ले चलो ईशान। ईशान जो कहता है, मुझे परमिशन नहीं अभी तुम्हें कहीं भी ले जाने के लिए, मैं नहीं ले जा सकता इशिका। इशिका जो कहती है, परमिशन नहीं है मतलब? मुझे मेरे डैड के पास जाना है, उनकी जान खतरे में है। ईशान जो कहता है, आई नो दैट इशिका, पर मैं नहीं ले जा सकता तुम्हें। इशिका जो कहती है, ओके, मैं कैसे भूल गई कि तुम भी तो उन्हीं के भाई हो ना, जो मन चाहे वो करो, मैं तो जा रही हूँ। इशिका की बात सुनकर ईशान उसे रोकते हुए कहता है, इशिका ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दे सकता। इशिका जो अपना हाथ उससे जबरदस्ती छुड़ाते हुए कहती है, तुम और तुम्हारे भाई दोनों भाड़ में जाएं। और ये बोलकर वो जबरदस्ती चाबी ले करके गाड़ी निकालती है और तुरंत ही अपनी मॉम यानी कि आस्था जी को कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ से आस्था जी इशिका का फ़ोन उठाती हैं। उनकी आवाज़ में बहुत ही थकान और काफ़ी ज़्यादा मायूसी थी, जैसे
जैसे उनका गला पूरी रात भर रोने से पूरी तरह बैठ गया हो। आस्था जी जो अपने भारी गले से कहती हैं, हाँ बोलो बेटा। इशिका जो कहती है, मॉम आप लोग कौन से हॉस्पिटल में, डैड कहाँ है? विक्रम जी की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी और उनका बचना सच में बहुत मुश्किल था। आस्था जी जो कहती हैं, हम यहाँ के सिटी हॉस्पिटल में बैठे हैं बेटा, आप आ जाइए जल्दी से। इशिका जो कहती है, मैं तुरंत आती हूँ, आप परेशान मत होइएगा। और ये बोलकर वो तुरंत ही गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ घुमा देती है। इशिका को तेज रफ्तार से बहुत डर लगता था, मगर वो कोशिश कर रही थी कि आज वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाए। लगभग कुछ ही देर में वो सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है और तुरंत ही भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। इस नाम के पेशेंट विक्रम सहगल, आप प्लीज बता सकते हैं ये इस वक्त कौन से रूम नंबर में है? इशिका की बात सुन करके वो रिसेप्शनिस्ट उसे नंबर बताती है। इशिका जो तुरंत ही उस तरफ निकल जाती है और उस रूम को जल्दी से ढूंढने लगती है। उसकी नज़र ऐसे ही बाहर बैठी आस्था जी पर जाती है। वो तुरंत ही भागती उनके पास आती है और कहती है, हाँ आप आईसीयू के बाहर क्यों बैठी हैं? डैड आईसीयू में है। उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था, मगर उस वक्त वो ध्यान से सुन नहीं पाई थी। आस्था जी जैसे इशिका को देखती हैं, वो इशिका को जोर से गले लगाते हुए फिर से फूट फूट कर रोने लगती हैं। इशिका जो उन्हें संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा डैड को, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है वो मुझे हमेशा कहते थे कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो हमेशा मुझे बचा कर रखेंगे सबसे। और फिलहाल तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने डैड की, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर वो आस्था जी के सर को धीरे धीरे करके सहलाने लगती है, मगर सच कहें तो उसे खुद नहीं पता था कि आखिर आज उसके डैड बचने वाले भी हैं या नहीं। इशिका जो आस्था जी के बगल में आकर बैठ जाती है और उन्हें भी बैठाते हुए कहती है, आप बैठिए, कुछ खाया है आपने? आस्था जी जो अपना सिर नाम हिलाते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती हैं, इस वक्त कुछ खाना पीना कुछ नजर नहीं आ रहा, बस वो ठीक हो जाए उसके बाद खा लूंगी। इशिका उस पल को याद करने लगती आस्था जी को देखकर, जब वो हमेशा सिर्फ यही समझती थी कि आस्था जी विक्रम जी की प्रॉपर्टीज के पीछे हैं। वो मन में ही कहती है, मैं कितनी गलत हूं ना लोगों को परखने में, कभी सही तरीके से मैं समझ ही नहीं पाती कि मेरे सामने जो शख्स है वो कैसा है। और ये सोचते सोचते उसकी आंखों से पानी उसके गाल पर गिरने लगता है और धीरे धीरे करके वो उसके कपड़े को भिगाने लगता है। इशिका जो कल के बारे में सोचते हुए कहती है, कल सब कुछ कितना अच्छा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी सपनों की दुनिया जी रही हूँ, और अचानक आज इतना बड़ा सदमा लग गया मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। आस्था जी को इशिका और ध्रुव के कल रात के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आस्था जी जो इशिका की तरफ देखते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। आस्था जी को यही लग रहा था कि इशिका सिर्फ इस वजह से रो रही है क्योंकि उसके डैड इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल हालत में हैं। सच बात तो ये थी कि इशिका के लिए इतनी सारी सिचुएशन एक साथ बन चुकी थी कि अब इशिका की हिम्मत ही पूरी तरह से टूट चुकी थी। आस्था जी जो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, ध्रुव जी है ना। जैसे ही आस्था जी के मुंह से ये निकला था, इशिका झटके से उनके हाथ को हटाती है अपने हाथ से और वो अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट पर रखती है और कहती है, मैं खुद अपने डैड को ठीक करवा सकती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनकी, और आइंदा से आपके मुंह पर उनका नाम ना ही आए तो अच्छा होगा। आस्था जी जैसे ये सुनती हैं, वो कुछ कह पाती उससे पहले ही ध्रुव, जिनके साथ 2 डॉक्टर आ रहे थे जो कि स्पेशलिस्ट थे, जो उनसे कुछ बात करते हुए आ रहे थे। ध्रुव पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद थे क्योंकि जैसे ही विक्रम जी की हालत के बारे में उन्हें पता चला था, वो रात का सारा मामला शॉर्ट आउट करके वो तुरंत ही विक्रम जी को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि आस्था जी और साथ ही कृष अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे और आस्था जी को इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो आस्था जी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इशिका भी उनके साथ आएगी, मगर ध्रुव बता देते हैं कि इशिका की तबीयत ठीक नहीं थी। ध्रुव जो डॉक्टर से बात करते करते उनसे कह रहे थे, विक्रम जी को कुछ नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है आप लोग को?
मगर डॉक्टर जो उनसे कहते हैं आई एम रियली सॉरी सर, पर इट्स रियली वेरी क्रिटिकल, और आप तो जानते हैं ये न्यूरो का मामला है और न्यूरो के मामले में कितना ख़तरा होता है। सर मैंने पूरे शहर के सबसे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया है, वो हमारे हॉस्पिटल पहुंचते ही होंगे, उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए भी मान लिया है, पर सर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 10% ही चांसेस हैं उनके बचने के। हम 90% तो यही मानकर चल रहे हैं कि अब वो किताबी ध्रुव उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं आई डोंट नो डॉक्टर, जो भी होगा आप अपना बेस्ट दीजिएगा। इस वक्त फिर से ध्रुव पूरी तरह से काम हो चुके थे, जैसे कल और आज के ध्रुव में बहुत अंतर हो। डॉक्टर जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं यस सर, आई विल गिव माई बेस्ट, और हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। ध्रुव भी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और आस्था जी की तरफ आ जाते हैं। अभी तक उनकी नज़र उनकी इशिका पर गई नहीं थी। वहीं इशिका जैसे ही ध्रुव को इस तरफ आते हुए देखती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और झटके से ध्रुव की नज़र भी उस लड़की पर चली जाती है। जैसे ही वो देखते हैं कि इशिका इस हालत में आ गई है यहाँ पर, तो वो उसे कुछ कहते नहीं, बल्कि उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग। इशिका जो ध्रुव को इतना नॉर्मल देखकर एकदम से हैरान रह चुकी थी। इशिका जो मन में ही कहती है मेरी जिंदगी को इतने गहरे अंधेरे में डाल करके ये मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, क्या सच में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कल जो भी कुछ हुआ, या कहीं ये साइको। इशिका जो खुद से ही कहती है खैर मुझे इन सबसे क्या, अब मैं इनके साथ और नहीं रहूंगी, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ ना तो मैं इनको मार दूंगी। इशिका के दिमाग में तो अभी भी यही बसा हुआ था कि इन सारी चीज़ों के गुनहगार सिर्फ और सिर्फ ध्रुव हैं। इशिका जो बिना कुछ बोले अपना सिर दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं आस्था जी इशिका को देखकर कहती हैं क्या बात है बेटा, आप नाराज लग रही हैं ध्रुव जी से, आपको पता है रात भर के यहीं पर थे, और साथ ही वो इनके दोस्त है ना, वो क्या नाम है, क्रिश। इशिका जैसे ही क्रिश का नाम सुनती है उसे उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसकी शादी हुई थी और जब ध्रुव उसे अपनी मेंशन लेकर आए थे। इशिका जो उन सारे लोगों के बारे में सोचते हुए कहती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, उस दिन सब कुछ रियल था और मैंने सब कुछ एक्टिंग समझ ली थी, क्योंकि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो कोई नॉर्मल प्रोफेसर नहीं बल्कि एक माफिया का रूलर है। इस वक्त आस्था जी की हालत पहले से ही खराब थी, जिसकी वजह से वो आस्था जी से कुछ नहीं कहती और बस वो उस जगह से थोड़ा खुद को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ टहलने के लिए निकल जाती है। वो अपने डैड को कांच के दरवाजे से बाहर से देखते हुए कहती है आप प्लीज़ ठीक हो जाइए, सही कहते थे आप, बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं, कुछ नहीं पता है मुझे इस दुनिया के बारे में। और उसकी आंखें एकदम से रोने पर आ जाती हैं। इशिका जो अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए कहती है माँ बाप से ज़्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता अपने बच्चे को, और जब माँ बाप ही ना रहे तो नहीं डैड, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा प्लीज़, और अगर आप चले गए ना तो मैं टूट सी जाऊंगी और फिर मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। इशिका को ध्रुव से बहुत डर लग रहा था। इवन उनके आसपास होने से भी इशिका को घबराहट और साथ ही बेचैनी महसूस हो रही थी। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और क्या रह पाएगी इशिका इस ध्रुव कश्यप के साथ, जो कि सिर्फ उसके सामने ही ध्रुव कश्यप बनते हैं, मगर उनकी डार्क सच्चाई और उनका डार्क साइड इशिका ने देख लिया है। क्या इसके बाद इशिका उन्हें अपनाएगी? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है इस कहानी की एंडिंग, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।